हेलो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डीसी मोटर को डिज़ाइन करते समय टर्न्स की संख्या की गणना कैसे करें। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जनरेटर के साथ ही केस देखा था कि जब हम जनरेटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस केस में कैसे हम लोग कैलकुलेट करें कि टर्न्स कितने होने चाहिए कॉइल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीसी मोटर। ठीक है, तो देखो डीसी मोटर की अगर बात कर ली जाए, अगर आप डीसी मोटर की डिज़ाइनिंग कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। अगर आप डीसी मोटर को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपका क्या एम होना चाहिए कि अगर उस डीसी मोटर को, अगर उस मोटर को हम लोग रेटेड करंट रेटेड करंट दें, ठीक है, और रेटेड वोल्टेज दें वी रेटेड। ठीक, तो ऐसे केस में हमें, ठीक, तो अगर आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट दे रहे हैं तो आपकी जो मोटर है वो हमारा डिजायर्ड टॉर्क, ठीक है, मोटर से हम लोग क्या चाहते हैं, टॉर्क चाहते हैं। तो हमारी जो मोटर है अगर आपने उसे रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी जो मोटर डिजाइन की हुई है वो रेटेड टॉर्क बना सके, रेटेड टॉर्क को जन्म दे सके या जनरेट कर सके। ठीक है, ये हमारी प्राइम कंडीशन होती है ना। अगर टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टी इक्वल टू पी फाई जेड आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ए। ठीक, तो जैसा हमने ये सेम फॉर्मूला है, इसमें नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, नंबर ऑफ फील्ड फ्लक्स होता है टोटल, और ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, देन देयर इज अ आर्मेचर करंट होता है, और ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। नाउ अगर बात की जाए टॉर्क कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, तो टॉर्क जो है वो बेसिकली दो चीज़ें इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है आपका, एक है आपके इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल एक होता है, और एक होता है आपका इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। ठीक, तो यानी कि अगर आप बात करते हैं, जैसा कि हमने सेम बिल्कुल जैसा हमने डीसी जनरेटर में देखा था कि अगर आप कंट्रोल की बात करते हैं तो दो कंट्रोल काम करते हैं टॉर्क के केस में भी। तो एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल, जिसके बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल के ऊपर मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल कंट्रोल वो कंट्रोल होता है जो आफ्टर डिजाइनिंग होता है, यानी कि आफ्टर डिजाइनिंग, एक बार तुमने अपनी डीसी मोटर डिजाइन कर दी तो आफ्टर डिजाइनिंग, ठीक है, आफ्टर डिजाइनिंग, ठीक, तो अगर आपने एक बार डीसी मोटर अपनी डिजाइन कर दी, उसके बाद अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, देन देयर इज कम द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक, और इसमें कौन सी चीजें कंट्रोल की जाती हैं, तो इसके अंदर आप दो चीजें कंट्रोल कर सकते हो, ये सब लोग आप जानते भी होंगे। एक होता है फ्लक्स और एक होता है आईए, अगर आपको टॉर्क कंट्रोल करना है। इसी से रिलेटेड फॉर्मूला भी दिया जाता है जो मैं बहुत बार यूज किया हूँ, टॉर्क इक्वल टू के इंटू फाई इंटू आई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला कई बार हमने लिया है, जिसमें हमने नंबर ऑफ पोल्स और z एंड 2 पाई ए और 2 पाई ए, इस पूरे को कांस्टेंट लिया होता है k के अंडर में। ठीक, ये तीन चीजें कांस्टेंट लेके हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये वाला जब फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे तो आप एक्सटर्नल कंट्रोल के लिए यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई हम डिजाइनिंग से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया है कि आप जो है नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कैलकुलेट, मतलब कितने टर्न्स को हम लोग करेंगे मोटर को डिजाइन करते समय। तो अगर आप टर्न्स की बात करते हो तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर आप आ जाते हो, यानी कि बिफोर डिजाइनिंग हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है बिफोर डिजाइनिंग की। ठीक है, बिफोर डिजाइनिंग, बिफोर डिजाइनिंग। ठीक, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बिफोर डिजाइनिंग की क्योंकि बात कर रहे हो, तो बिफोर डिजाइनिंग में कौन कौन से तीन पैरामीटर आ जाते हैं, जैसा हमने जनरेटर में देखा था। एक तो नंबर ऑफ पोल्स, ठीक, नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड पैरेलल पाथ। ये तीन चीजें जो हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप मोटर को डिजाइन कर रहे होगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, तो इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी मेन चर्चा जो टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जेड। ठीक, आगे चलते हैं ना। अगर इसी को कंट्रोल करने की बात करें, यानी कि हमने अभी जैसा मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दिया था कि जब आप रेटेड करंट, ध्यान से समझना, रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज देते हो, रेटेड वोल्टेज, ठीक, ठीक है, रेटेड वोल्टेज देते हो, तो ऐसे केस में आपकी मोटर, तो अगर आपने रेटेड जो है, अगर आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट की बात कर रहे हो तो ऐसे केस में हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ये कह के, इसको कह के हम लोग बेसिकली एक्सटर्नल कंट्रोल को कांस्टेंट मानना चाह रहे हैं। यानी कि अगर हमने एक्सटर्नल कंट्रोल को फिक्स मान लिया, यानी कि हम एक्सटर्नली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसको मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, यानी कि कोई भी तरीके का कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, तो स्पीड, अगर हम लोग फ्लक्स को और आईए को कांस्टेंट कर देते हैं इन दैट केस, अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो टॉर्क का जो डिपेंडेंसी है वो किस पे आ जाएगी, टॉर्क की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ पोल्स पे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे। क्लियर, जैसे कि सिमिलरली जैसा हमने जनरेटर में देखा था जहां पे ईजी की डिपेंडेंसी आ गई थी। नाउ ठीक, अब अगर बात कर लें वाइंडिंग की, सबसे पहले हम बात करते हैं वाइंडिंग की। तो वाइंडिंग के केस की अगर बात की जाए तो वाइंडिंग दो तरीके की थी, एक थी लैप कर सकते हो या फिर वेव कर सकते हो। ठीक है, वेव, अगर लैप वाइंडिंग वाली डीसी मोटर बना रहे हो तो वहां पे टॉर्क की जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पी जेड डिवाइड बाई ए के, और अगर वेव बना रहे हो उसमें भी टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पी जेड डिवाइड बाई ए के।
नाउ लैब के केस में क्या होता है, लैब के केस में जो नंबर ऑफ पोल्स और ए ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ए इक्वल टू पी होता है, तो टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा जेड के। इस केस में बात करी जाए, अगर हम लोग यहाँ पे पोल को फिक्स कर देते हैं, ठीक, तो नंबर ऑफ पैरेलल पार्ट 2 ही होंगे वेव के अंदर, तो अगेन टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स के। ठीक, तो देखो दोनों ही केसेस में टॉर्क जो तुम्हारी मोटर बनाएगी वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर आपने रेटेड करंट और रेटेड फ्लक्स दिया हुआ है इन दैट केस, ठीक, यानी कि एक्सटर्नल कंट्रोल को हमने पिक्चर से एकदम हटा दिया है, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को एकदम से हटा दिया है हमने इन दोनों कांस्टेंट लेके। नाउ अगर बात कर लें, यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो अगर कंडक्टर्स की बात करें तो हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल, यानी कि हर कॉइल में, ठीक है, इनटू कॉइल साइड, नंबर ऑफ कॉइल साइड्स। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर ऊपर चीज़। अगर अंदर की बात की जाए तो ये वाली जो पर्टिकुलर है नंबर ऑफ कॉइल साइड, ये इक्वल टू 2 ही होता है हर बार, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो होंगे वो 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, अब जो हमारा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे पूछा गया था। तो अगर टर्न्स की बात कर लोगे, टी टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टी हैं, तो एक सिंगल कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सिंगल कॉइल में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टी हैं तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। क्लियर हो रहा है? ये फॉर्मूला आप यूज करोगे टर्न्स को निकालने के लिए किसी भी मोटर को जब आप डिजाइन कर रहे हो। यानी अगर तुम्हें कोई डीसी मोटर डिजाइन करनी है और तुम्हें ये पता करना है कि भाई उसके अंदर कितने टर्न्स रखोगे, कॉइल, कोई भी कॉइल ले लो, चाहे लैप ले लो, चाहे वेव ले लो, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, टी इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स। क्लियर हो रहा है? अब ये जेड कहाँ से आएगा, तो देखो जेड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टॉर्क का टी इक्वल टू पी फाई जेड आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ए होता है। ठीक है, अब जेड निकाल लो यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इक्वल टू टी इंटू 2 पाई ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स जो कि हमें पता है, और इनटू फ्लक्स ये भी हमें पता होगा, इनटू आई ए रेटेड करंट तुम दे ही रहे हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये अगर लैप और वेव होगा ये भी तुम्हें पता होगा, ठीक, और टॉर्क की वैल्यू तुम्हें पता होगी। यहाँ पे याद रखना, ये जो टी लिया है इसको एक काम करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको टी यू कर देते हैं, टर्न्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट टर्न्स है, इसका मैंने सिंबल यूज कर रहा हूँ टी यू। क्लियर है? तो टर्न्स टी यू इक्वल टू जेड टी, तो टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे टी हमने टॉर्क के लिए यूज करा है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहाँ से जो तुम z कैलकुलेट करोगे, इसको z को आपको कहाँ रख देना है, इस z को आपको रख देना है इस पुराने वाले फॉर्मूले में, यानी कि टी यू इक्वल टू जेड डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो z है इसको आप लोग यहाँ पे पुट करोगे और टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स से हिसाब से आप इसको निकाल लोगे। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा कितने नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग लेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी डीसी मोटर के अंदर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स आपको पता होनी चाहिए और कितने टोटल कंडक्टर की जरूरत होगी। ठीक, तो यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हो। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका आंसर आपको इजीली नहीं मिल रहा है नेट पे, आप मुझे बता सकते हो, मैं अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।